हेलो जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्राथमिक स्तर का 15 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट में, उसी के साइंस वाले भाग का आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को जो है बारी बारी से बताया जाएगा। आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए ताकि आगामी आने वाले एग्ज़ामों में जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी क्या संभावनाएँ हैं, इस वीडियो से आपको अनुमान ज़रूर लगेगा। क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो या तो रिपीट होता है या फिर इसी पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो है सो कुल 32 क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं हम हमारे चैनल पर। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के और रुकावटों के शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो देखते हैं सबसे पहले जो है क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग जो है फैल सकता है। ठीक है, पीलिया रोग जो है सो किस प्रकार के प्रदूषण से फैलता है। पीलिया को जो है सो जॉन्डिस भी कहा जाता है, कि इसको जो है सो जॉन्डिस कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि पीलिया रोग जो है सो जल से फैलता है। जल प्रदूषण के कारण ही जो जॉन्डिस की बीमारी जो है आदमी में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर, आपके पास दिख रहा है कि ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते क्या है कि हेपेटाइटिस ए जो है सो किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, ये जो है सो किस किस से फैल सकती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा कि वायु उत्पन्न बीमारी है, भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हेपेटाइटिस जो होता है वो जल उत्पन्न बीमारी, जल से भी उत्पन्न हो जा सकता है। ठीक है, और भोजन से भी होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है ना, वो भोजन संदूषण, दूषित भोजन के कारण भी होता है। जल उत्पन्न बीमारी भी इसको कहा जा सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जैसे पीलिया होता है पानी द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए इसी का उदाहरण है। तो आपके पहले क्वेश्चन का भी आ गया। ठीक है, कि पीलिया के बारे में जो बताया गया था। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है दूषित भोजन और पानी के सेवन से या किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलता है। ठीक है, लगभग हर कोई आजीवन प्रतिरक्षा के साथ हेपेटाइटिस ए पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये जो है सो इलाज, इस बीमारी का इलाज है हेपेटाइटिस ए का। ठीक है, और आपको बता दें कि यह जो है सो दूषित भोजन, पानी और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी जो है सो हेपेटाइटिस का रोग हो जाता है। इसीलिए उसका एक से अधिक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो क्यों होती है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए, ऑक्सीजन की कमी से, रोगजनकों के द्वारा, गल्फरों के बंद होने से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो मल प्रवाहित होती है नदियों में या तालाबों में, उसमें जो है सो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, जिनके कारण जो है सो मछलियों की जो है सो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि प्रदूषण जनित विकार जो है, यानी कि प्रदूषण हो गया आपका, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण है, इस प्रकार के बहुत से प्रदूषण है। ठीक है ना, तो यदि हम देखें ऑप्शन के हिसाब से, तो जो पहला जो आपका ऑप्शन है उसमें आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन में कि न्यूमोकोनोसिस। ठीक है, एक तरह से यदि आप इसको सही से पढ़े तो ये निमोनिया से संबंधित है, जो वायु प्रदूषण के कारण फैलता है और जिसका प्रभावित अंग जो होता है इससे फेफड़ा होता है। ठीक है, तो न्यूमोकोनियोसिस जो होता है ये प्रदूषण जनित विकार है।
ये कुष्ठ रोग, ये लेप्रोसी जो है, ये एक तरह से जो है आप बोल सकते हैं कि वायरस या हाँ वायरस के कारण ही फैलता है। और ये फ्लोरोसिस जो है सो ये दांत का एक रोग है, जिससे दांत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है या कुछ पीला पीला करके आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह निमोनिया से संबंधित एक रोग है जो वायु प्रदूषण के कारण होता है और जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चलिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि परिपथ में जो है करंट चल रहा है तो इसको किससे मापना है, कि बताया जा रहा है कि किसके द्वारा यह पता चलता है कि विद्युत परिपथ में बहने वाली की धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें चल रहा है। मापना नहीं है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है परिपथ में। तो उसके लिए जो है सो आपको देखिए कि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, कि इस तरह के विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान करने के लिए जो है सो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। हाँ, यदि मापन के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए अमीटर का यूज करते हैं कि धारा को किस चीज़ से मापा जाता है। धारा मीन्स हुआ यहाँ पे करंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको करंट कहते हैं धारा को। तो उसको किस चीज़ से मापते हैं तब अमीटर आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो यदि परिपथ में करंट है या नहीं है इसका पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दिया भी हुआ है कि हिंदी में ऊपर में लिखा, नीचे में हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है, कि परिपथ में धारा है कि नहीं है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है सो बताया जा सकता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ही उपकरण है जो विद्युत का जो है सो परिपथ में धारा है या नहीं है उसका पता इससे चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो यह तो सभी को पता भी होना चाहिए। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्ण अपवर्तन, वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण, या बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही जो है सो हमें सितारे जो है सो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय वातावरण जो होता है, या वायुमंडलीय बोलिए या वातावरणीय अपवर्तन के कारण ही जो है हमको तारों का टिमटिमाना नजर आता है। और एक चीज़ आप जानते होंगे कि सूर्योदय आपको जो है सो 2 मिनट पहले ही दिखेगा और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद तक जो है दिखता रहता है, ऐसा आभास होता है। ये दोनों प्रक्रिया या क्रिया जो होती है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। यदि आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम प्रॉपर इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है। और यदि देखें कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी कि 2 मिनट सूर्योदय से पहले दिख जाना और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोर्सलिन है जिसको चीनी मिट्टी के मग भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि चीनी मिट्टी का जो प्याला होता है, कप होता है, ठीक है, मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो होता है ये पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। ऊष्मा का कुचालक का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें जो है सो यह अपने साथ जो है ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देता है कहीं ना कहीं जो है सो, जिसके कारण जो है सो यह चाय पीना इसमें सुविधाजनक होता है। और वहीं स्टील के गिलास में ऊष्मा का प्रभावित हो जाता है, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा पहुंच जाती है और हर पार्ट को जो है गर्म कर देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है पोर्सलिन, इसी के कारण जो है इसमें आपको चाय पीने में आसानी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अवतल दर्पण जो है कनकेव मिरर जिसको कहा जाता है, इसका बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए ये जो है सो आपको अवतल दर्पण द्वारा जो है सो प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए इस लाइन में आप आ जाइए, ठीक है। इसमें देखिए
वास्तविक, उल्टा है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये विभिन्न विभिन्न जगहों पर जब स्थिति रखा जाता है वस्तु को, तो उस समय में वास्तविक, उल्टा और आभासी और सीधा, यानी कि दोनों केस बनता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमेशा जो है सो आभासी होता है। नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो है सो वास्तविक इमेज भी बनाता है। ठीक है, निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी हो। वस्तु आभासी क्या होगा? ठीक है, वस्तु तो हमेशा रियल ही होता है। कोई भी सामने में यदि कोई वस्तु रखेंगे तो रियल ही होगा। ठीक है, हमेशा वास्तविक भी नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पे आभासी भी हो जाता है। इसीलिए इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही है। इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? ठीक है, एम्फोटेरिक जो होता है, एम्फोटेरिक अणु का मतलब यह हुआ कि जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर ले और क्षार के साथ भी। ठीक है, यानी कि एसिड के साथ भी एसिड की तरह ही व्यवहार कर दें और आपको जो है सो बेस की तरह भी जो है सो यह रिजेक्ट कर दे। यानी कि आप यदि इस तरह का यदि कोई एम्फोटेरिक अणु के बारे में बात किया जाए तो वो है जल। ठीक है, एम्फोटेरिक अणु के इसके ऑक्साइड भी होते हैं, इसके अणु भी होते हैं, तो जल जो है इसका एक ऐसा उदाहरण है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि एम्फोटेरिक जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगा समझने में। एम्फोटेरिक को जो है सो हिंदी में उभयधर्मी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे अणु अथवा आयन को कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है और ये पानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है सो H3O+ और NO3- जो है सो रिजेक्टेंट के रूप में आ गया। यहाँ पर जो है एसिड के साथ ये पानी रिजेक्ट कर गया। और यहाँ पे देखिए NH3 अमोनिया, ये एक प्रकार का ये बेस है और बेस के साथ भी यहाँ पे रिजेक्टेंट करके जो है सो आपको ये उत्पाद जो है सो देता है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो पानी का जो है नेचर आप देखिएगा, ये जो है सो एसिड के साथ भी जो है सो अभिक्रिया कर लिया और यहाँ पे देखिए ये बेस के साथ भी अभिक्रिया कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल जो है वो उभयधर्मी अणु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? तो लुईस का जो होता है अम्ल और क्षार। ठीक है, यहाँ पे अम्ल और क्षार दो तरह से जो है सो आप देख सकते हैं कि लुईस का अवधारणा जो है दो चीज़ों पर था कि अम्ल और क्षार के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक जो होता है इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। ठीक है, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि फुलफिल है तो वो जो है सो इलेक्ट्रॉन जो है अपना जो है सो वो देगा, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सो कमी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो ये एसिड और बेस के लिए ये चीज़ बताया था। तो देखिए इसमें एसिड है, ठीक है, और ये बेस है। इस तरह से यदि देखिए तो इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? ठीक है, उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एसिड और बेस मिलकर जो है सो ये उत्पाद में साल्ट और पानी देता है। ठीक है, तो इसी तरह बोलता है कि ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें साल्ट और पानी जो है सो मिलकर एसिड और बेस दे। ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण का जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा? तो इस तरह की अभिक्रिया को जो है सो हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो है सो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिजेक्शन है और इसी का जो है सो यदि यहाँ पे उल्टा कर दिया जाए, ये एस्टर है, एस्टर के साथ देखिए पानी का रिएक्शन करवाए हैं तो एक तरह का एसिड दे दिया, NaCl भी तो एक एसिड नमक भी बोलिए। तो ये जो है सो एक तरह से जो है सो आपको लवण मिल गया
और उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पे देखिए कि ये बेस, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, एसिड एंड बेस। और इस साइड देखिए ये एस्टर है और ये पानी के साथ किया तो ये लवण के रूप में आ जाएगा एस्टर, और ये जो है पानी है। तो इस तरह की अभिक्रिया को जो है हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। उदासीनीकरण के जस्ट अपोजिट अभिक्रिया को जो है सो हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। अब चलिए बताते हैं कि क्या होता है प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक प्रदूषक जो है वे प्रदूषक हैं जो सीधे अपने स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे CO2, CO, SO2, क्योंकि ये गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से सीधे उत्सर्जित होती है। और द्वितीय प्रदूषक में जो है ओजोन शामिल है। ठीक है, NO2 शामिल है, ये सब द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है ना, जो द्वितीय प्रदूषक हो ये वो हुआ कि जो डायरेक्ट जो है सो अपने स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता है, वो और स्रोत के बाद और किसी दूसरे माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इस तरह के जितने भी प्रदूषक होते हैं उनको जो है सो द्वितीय प्रदूषक के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की जो है सूचना देता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है जीन, क्रोमोसोम, RNA, एक से अधिक और कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राणी तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि मानव को छोड़ के कोई भी प्राणी। तो जन्मजात, पशुजन्य, संक्रामक या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि बात किया जाए तो वैसी सभी बीमारियां जो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या किसी अन्य तरह से फैलता है, वे सारी बीमारियां जो है सो संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यदि इस हिसाब से देखिए, यदि किसी और जीव से ही फैला हो बीमारी तो एक प्रकार का वायरस ही होगा। ठीक है, तो वह वायरस जो है सो एक प्रकार का संक्रामक बीमारी या बैक्टीरिया ही होगा, तो एक प्रकार का वो संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है यदि बैक्टीरिया या वायरस से कोई बीमारी फैलता है तो। इसीलिए इसका सही आंसर जो है संक्रामक बीमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, यानी कि अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें जीव में जो है सो आपको एक तरह से समझ लीजिए कि जैविक घटक जिसमें जो सजीव ना हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अजीवीय कारक नहीं है, यानी कि बायोटिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। तो वो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा पशु। यदि अजीवीय बोलता तो आप एक और दो दोनों से हो जाता, लेकिन यहाँ बोले अजीवीय कारक नहीं है तो इसका आंसर सी होगा, पशु जो है अजीवीय कारक नहीं है, ये बायोटिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में किस पर पाया जाता है। पत्तियों पर, फूलों पर, तनों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्तियों पर। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो पत्तियों पर जो है सो पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर विद्युत धारा है ये, कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होता है वो करंट में जो है सो इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये अपने आप में यदि इसको अच्छा से आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है सो इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। यदि घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका जो आंसर हो जाता, यदि यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व न देके सिर्फ घनत्व रहता तो आंसर ये हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सो आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, और आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, एक मिनट दिखा देते हैं आपको, कि मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस, यानी कि
किसी जो आयतन का जो दिया हुआ है, ठीक है, और मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि ऊपर में भी जो है सो आयतन है और नीचे में भी आयतन है। यदि समान राशि ऊपर और नीचे है तो दोनों आपस में कट कर डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी कि इसका कुछ डायमेंशन होगा ही नहीं। यदि आप 1 kg अपॉन 1 kg कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, इसमें कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह जो है सो इसका दोनों जगह देखेंगे यदि तो वॉल्यूम ही है, आयतन ही है, तो इस तरह से ये जो है सो क्या हो जाएगा, आयामहीन हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका कोई जो है सो मात्रक नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशन लेस रहेगा। जब मात्रक नहीं है, जिस किसी भी चीज़ का यूनिट नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वो आयामहीन है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। कपूर एक ऐसा चीज़ है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि देखा जाए तो यहाँ पे उत्सादन के सामने भी सब्लिमेशन है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं ठोस द्रव गैस के किस तरह से प्रवर्तित होता है। यदि देखा जाए तो ठोस यदि द्रव में बदलता है तो उसको संगलन या गलन कहेंगे। ठीक है, द्रव यदि गैस में बदलेगा तो इसको वाष्पीकरण कहेंगे, और गैस यदि ठोस में बदलेगा तो इसको निक्षेपण कहेंगे। अब चलिए उल्टा चलते हैं, यदि ठोस गैस में बदल गया तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर इसी का एग्जाम्पल है। यदि गैस यदि द्रव में बदल गया तो इसको संघनन कहेंगे, और यदि द्रव ठोस में बदल गया इसको जमना कहेंगे, यानी समझ लीजिए पानी बर्फ बन गया। ठीक है, तो जम ही रहा है ना, तो जमना कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है सो क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। हमको लगता है कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं होगा। कि कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताएं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हर किसी को पता रहता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की स्थिति में जो है सो रहता है। ठीक है, तो यह 20 क्वेश्चन था साइंस का, जो आपको 15 मार्च 2024 को बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में प्राइमरी लेवल में पूछा गया था। ठीक है, यदि आप लोगों को कहीं पे कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो कंटेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए जो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो है सो सही जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो है वो सभी अपडेट्स मिलता रहे, जो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।